की क्लास में आप लोग देखिएगा कितना मजा आएगा, क्योंकि मैं यूरोपीय कंपनी नहीं बताऊंगा, पहले मैं गवर्नर जनरल का पूरे बारे में बता दूंगा। गवर्नर जनरल वर्षा है, जहां जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, उसको 2 से 3 पार्ट करके मैं फर्स्ट मतलब जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद हम लोग उसके एक एक करके एक एक टॉपिक करके हम लोग यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लासेस में देख सकते हैं, अपने साथ साथ में आप लोगों का दोनों है लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस। चलिए आप लोग को इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जब कभी भी आपको मिलेगा। प्लस मेरे साथ या 23 में देना है तो 2 प्लस सब्सक्रिप्शन का है, कराया जाता है के साथ कितना ₹900। फुल क्लास मेरे द्वारा कराया जाता है, कहते हैं का यूज करना होगा, मैं पढ़ाता हूं कोर्स में है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हाँ, गुड इवनिंग आनंद। यहाँ समझिए, सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे, गवर्नर जनरल और इन लोगों के बारे में समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, अगर गवर्नर जनरल, पहले ध्यान रखिएगा, एक गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर और एक कौन से गवर्नर जनरल है। तो जब कभी भारत में जब ये युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध हुआ, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। तो जब प्लासी का युद्ध होता है 1757 में और 1772 तक, हम लोग यह देखते हैं कि 1772 तक, 57 से लेकर 72 तक जितने भी प्रमुख बनाए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उनका नाम क्या था? गवर्नर था बंगाल का। क्योंकि हम लोग को यह भी बात पता है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के द्वारा, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था बंगाल क्षेत्र पर। इसीलिए बंगाल क्षेत्र को जिताने में सबसे ज्यादा जो कूटनीति का सहारा लिया था, कूटनीतिज्ञ था, नहीं जहां पे जरूरत होगा वहां पर पीपीटी का है, बाकी मैं जो समझाऊंगा उसको साथ में आप लोग लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल में ऐसी क्लासेस तो उसको लिखते हुए चलिएगा, मैं समझा दूंगा, लिखवाऊंगा भी। सबसे ज्यादा जो कूटनीतिज्ञ थे, जिसका नाम क्या है? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के बारे में आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल होता है और क्लर्क के रूप में शामिल होने के बाद अपनी योग्यता के बल पर वह बंगाल का सबसे प्रथम गवर्नर बन जाता है। तो योग्यता के कारण बनता है, और यह सबसे बड़ा एक कूटनीतिज्ञ रहता है। दूसरों को आपस में लड़वाने की क्रिया इसके पास काफी अच्छा था। दूसरा, ये भारत में यह इतने दिनों तक रह चुका था कि भारत की परिस्थितियों को यह काफी अच्छे तरीके से समझता है। यही कारण हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जब भारत के गवर्नर होने के बाद जब वापस ब्रिटेन भेज दिया गया था, और 1764 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो भारतीय परिस्थितियों को जानने के कारण ही लॉर्ड क्लाइव को भारत में दोबारा से बुलाया जाता है। यह भारत में फिर से रिटर्न होकर आता है, फिर से यह वापस होकर आता है, और वापस आने के बाद इसको 2 सालों के लिए बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा है। और इसी के द्वारा 1765 में एक संधि किया गया, और उस संधि का क्या नाम रहा? तो आप सभी को पता होगा, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि। और यह वही संधि है जिस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा, किसका किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, हाँ, स्थापत्य जो बने हुए थे, बता रहा हूं उसके बारे में सिकंदर। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन दोनों की दीवानी की प्राप्ति लॉर्ड क्लाइव ने अपने दिमाग से ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलवाने में सक्षम हुआ था। तो ये लॉर्ड क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे। फिर सर, आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, कर दीजिए, कंफ्यूजन। एसके जी, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, आप लोग उस क्लास को देखिएगा। दूसरा, मध्यकालीन भारत का भी मैं क्लास, मेडिवल हिस्ट्री की भी क्लास में शुरू करने वाला हूं, और ये आधुनिक भारत का है। तीनों पार्ट को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, रुकेगा नहीं, जहां तक हुआ है उसके आगे वाला पार्ट जुड़ेगा। अब डेली 2 या 3 क्लासेस स्पेशल क्लास जब मैं लूंगा, तो वहां पर मैं आप लोगों का मैक्सिमम क्लासेस तो कराऊंगा ना, तो कंप्लीट होगा। हिस्ट्री टोटल यहां पर मेरे द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा, टेंशन मत लेना। नोट्स अपना बनाते रहो, अपना खुद का। तो हालवे, बेंसिटा, वेरिलास्ट, कार्टियर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। अब देखिए, एक सिंपल सा, अगर आप पीसीएस का पेपर देने जाते हो ना, तो एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बंगाल में टोटल कितने गवर्नर बने? तो टोटल कितने बने थे? 7। 2 बार बने हुए थे लॉर्ड क्लाइव। तो व्यक्ति का नाम अगर आ जाए तो टोटल कितने बने? तो 6 बने। इस कंसेप्ट को, माइंड को, ठीक ना, हाँ, यूट्यूब पे है और बाकी यहां पर भी मैं कराऊंगा। तो ये कंसेप्ट आप लोग अपने माइंड पर याद रखेंगे। टोटल कितने बने? 6 बने, जिसमें लॉर्ड क्लाइव 2 बार बना था, इसीलिए टोटल स्थान कितना हो गया? 7 हो गया था। ऐसे ऐसे सिंपल करके पूछता है। अब हम लोगों को सबसे पहले किसके बारे में पढ़ लेना है? लॉर्ड क्लाइव के बारे में जान लेना है। लॉर्ड क्लाइव सबसे प्रथम बार जो गवर्नर बनता है, वह गवर्नर कब से लेकर कब तक बनता है? 1757 से लेकर 1760 में होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि शुरुआती दौर में लॉर्ड क्लाइव एक सामान्य क्लर्क के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हुआ था। लेकिन यह अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता के कारण, अपने दिमाग का कुशलता, इसने अंग्रेज और फ्रांसीसियों का जो युद्ध हो रहा था, कर्नाटक युद्ध हो रहा था, उस कर्नाटक युद्ध में किया, और यही रीजन रहा कि इसे बंगाल की सेना नायक की हैसियत से भेजा गया। किसमें? कर्नाटक युद्ध में भेजा गया था। और प्लासी के युद्ध में अपनी बहादुरी नहीं, अपने दिमाग की क्षमता का यूज करके कम नुकसान में एक बहुत बड़े प्रांत को जीत लेने के कारण इसको बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। अब एक बार हम लोग को जरूरत क्या है, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग साथ में नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप लोग साथ में नोट्स बनाइएगा। यहां समझिए, अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूं लॉर्ड क्लाइव के बारे में, किसके बारे में मैं बोल रहा हूं? लॉर्ड क्लाइव के बारे में। तो पहले तो हम लोग को यह समझ में आ गया कि यह 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक गवर्नर बना हुआ था। और यह गवर्नर कहां का बना हुआ था? तो यह गवर्नर बना हुआ था बंगाल का गवर्नर। इसके समय में कौन कौन सी चीजें हुई उसके बारे में एक बार समझिएगा। मैं दोनों बता दे रहा हूं, 1757 से 60 तक का, या दूसरी बार जो बना हुआ था 1765 से 67 तक, यही 2 शासनकाल इसको मिला हुआ है। तो इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो 1765 में लॉर्ड क्लाइव को प्राप्त होता है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। यहां पर 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था, और संधि के द्वारा किसकी प्राप्ति होता है? दीवानी की। किसकी प्राप्ति हो गया? तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसको दीवानी की प्राप्ति होता है। और दीवानी की प्राप्ति इसको कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ था? ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। बंगाल, बिहार, देखिए
डिपेंड आप लोगों पर करता है। अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे, लाइव में ज्यादा क्लासेस देखोगे, क्योंकि ऑफलाइन में देखने से कोई ज्यादा फायदा हम लोगों को नहीं होता है। तो लाइव में अगर आप लोग ज्यादा क्लासेस देखोगे यहाँ पर, तो मेरे द्वारा मैक्सिमम क्लासेस लेकर आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आप लोग खुद एग्जाम देखकर एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जिस सब्जेक्ट को मैं एक बार पढ़ा दिया और समझा दिया हूं, उसमें आप लोग के डाउट्स क्लियर है, और थोड़े बहुत और मेहनत अगर आप कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, तो आप लोग का लेवल काफी अच्छा सुधर जाता है। ये आप लोगों को भी पता है। तो अगर चाहते हो मेरे द्वारा मैक्सिमम सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाए, तो मैक्सिमम सपोर्ट करने की भी आवश्यकता होगा, ठीक है? क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं भी क्लास नहीं ले पाऊंगा ना। तो यही तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी की क्या है? उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी की क्या है? अच्छा, दो बार देखते हैं दीवानी की क्या है, इनको प्राप्ति हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग इसके बारे में, लॉर्ड क्लाइव के बारे में याद रखना, किसी के द्वारा सबसे प्रथम बार व्यापार, क्योंकि यह चरण कौन सा चल रहा था? यह चरण चल रहा था वाणिज्यवाद का चरण चल रहा था। नमस्कार जी, वाणिज्यवाद का चरण चल रहा था, और वाणिज्यवाद के चरण में क्या था? मैक्स कमाना, सामान को बेचना, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करना। और यही रीजन रहा कि इसके द्वारा व्यापार समिति का गठन किया गया, ठीक है ना? तो किसका गठन किया गया था? तो व्यापार समिति का गठन किया गया था। ये सारी की सारी चीजें 3-4 किताबों में खोजकर, चाहे आपके पास कोई भी किताब हो, एस के पांडे का हो, बिपिन चंद्रा का हो, बीएल ग्रोवर का हो, सुमित सरकार का हो, कोई भी किताब हो जो ऑथेंटिक किताब है, उन किताबों से जोड़कर मैंने वो सारे पॉइंट्स अभी मैं लिखवा रहा हूं। तो अगर आप नोट्स को सिर्फ पढ़ लोगे ना, तो आपको किसी दूसरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा, इतना सफिशिएंट है। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप आईएएस का देने जा रहे हो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये बात आप जान लो, इस बात को समझ जाओ। तो इसके द्वारा क्या किया गया? बाजार समिति का गठन किया गया। बाजार समिति में एक लाइन और आप लोग याद रखे रहेंगे, एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड, ये पूछा जा चुका है पीसीएस में, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस इस लाइन को पूछ चुका है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन कब किया गया था, ठीक है ना? तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन कब किया गया था? तो 1765 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1765 में सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन किया गया था। और इसी व्यापार समिति के द्वारा सबसे प्रथम बार नमक, सुपारी और तंबाकू इन सभी पर इसने क्या कर लिया? एक अधिकार कर लिया। इसने क्या कर लिया? तो अधिकार कर लिया। समझिए इस लाइन को, मेरे समझना कि मैंने यहां पर लिखा है कि नमक पर, सुपारी पर, तंबाकू पर, इन सभी पर इसके द्वारा क्या किया गया? अधिकार किया गया। इसका मतलब यहां पर यह निकल के आता है कि जो दूसरे व्यापार करने वाले बंगाल के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं, तो इन सामानों की वह खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे। समझ में आया आप सभी लोगों को? क्या बताया मैंने कि वह व्यक्ति, वह मतलब व्यापारी, बोली ठीक है ना? मैंने आप लोगों को यह बताया कि दूसरे व्यापारी जो बंगाल में आकर व्यापार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वह व्यापारी बंगाल से नमक, सुपारी और तंबाकू पर को खरीद बेचने का काम नहीं कर सकते हैं। या नमक, सुपारी और तंबाकू सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंगाल में एक अधिकार कर दिया गया। लेकिन यह अधिकार जो है, यह अधिकार 1768 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। याद रहेगा कब इसकी समाप्ति किया गया था? तो इसको समाप्त किया गया था 1768 में, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। दो चीजें हम लोग का क्लियर हो गया कि 1765 में दीवानी की प्राप्ति हुआ, और यहां पर व्यापार समिति का गठन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार समिति 1765 में गठन किया गया था, और इसी व्यापार समिति के द्वारा नमक, सुपारी और तंबाकू पर एक अधिकार कर लिया गया। 1968 में इस एक अधिकार को समाप्त किया गया। इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। इसी समय देखिएगा, लॉर्ड क्लाइव के समय ही एक और हुआ था, एक और पॉइंट यहां पर हुआ था कि श्वेत विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तो श्वेत विद्रोह हुआ था। अब आप लोग यह जानने का प्रयत्न करोगे, हाँ पीपीटी के बिना ही पढ़ा रहा हूं मैं, फिर अब आप लोग यह जानने का प्रयत्न करोगे, पीपीटी तो एक वैसे बच्चों के लिए है जो खोजते हैं कि पीपीटी के द्वारा, तो मैंने यहाँ पर पीपीटी पढ़वाकर वो सारे का सारा रख लिया है, ताकि मैं यहाँ पर समझा सकूं भी, और यहाँ पर उन बच्चों का भी मन हो जाए कि पीपीटी के द्वारा भी है और समझ में भी आ जाए। इसके लिए यहाँ समझिएगा, श्वेत विद्रोह हो गया था। श्वेत विद्रोह किसके द्वारा हुआ था? तो यह विद्रोह होने का, श्वेत विद्रोह नाम क्या हुआ? श्वेत यानी कि अंग्रेज। तो जो अंग्रेज सैनिक थे ना, उन सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था, उन सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह हुआ था, और इसे कहा गया था श्वेत विद्रोह। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि श्वेत लोगों ने अंग्रेजी सैनिकों ने क्यों दे दिया? सर मुझे भी टेंशन हो गया था कि आप पीपीटी से पढ़ाने लगे क्या? नहीं जी, भावना टेंशन ना लीजिए। तो श्वेत विद्रोह क्यों हो गया था, उसके पीछे क्या रीजन था? तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह था कि जो यह अंग्रेजों को ना, यानी कि बंगाल के जो सैनिक थे, इन सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था। दोहरा भत्ता का मतलब यह हो गया कि बंगाल से अलग से उनको पेमेंट मिलता था, और ब्रिटिश सैनिक होने का अलग से पेमेंट मिलता था। तो दो बार इनकी सैलरी क्या है? काउंट हो जाता था। तो दोहरा भत्ता जो मिल रहा था, वो यहां पर क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। और जब ये जैसे ही बंद हुआ, तो बंद होने के कारण यहां पर दो, यानी कि मुंगेर और इलाहाबाद, इन्हीं दोनों जगह पर क्या हो गया? श्वेत विद्रोह हुआ था। इन्हीं दोनों जगह पर श्वेत विद्रोह हुआ था। अच्छा, आपको भी ये क्लास पसंद है? ऐसी क्लास चलेगा। देखिए सिंपल सी पॉइंट्स है, आप लोगों ने दूसरे टीचर को भी देखा होगा, वो सीधे बताते हैं कि श्वेत विद्रोह हुआ था। लेकिन अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि कहां-कहां पर श्वेत विद्रोह हुआ था। पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं हुआ था। यह श्वेत विद्रोह कहां पर हुआ था? मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने, ब्रिटिश जो सैनिक थे, इन्हीं ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा यह श्वेत विद्रोह किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा लॉर्ड क्लाइव ने ही, आप लोगों ने समझा होगा कि लॉर्ड क्लाइव ने ही भारत में, यानी कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किया था। द्वैत शासन, और द्वैत शासन की शुरुआत कब होता है? 1765 में होता है। और मेरे मेंस वाली क्लास को जिसने भी किया होगा, वह जरूर समझ गया होगा कि द्वैत शासन होता क्या है। द्वैत शासन होता क्या है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि द्वैत शासन क्या होता है। जैसे कि बंगाल है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेना, ताकि जो नए बच्चे हैं, उन नए बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि द्वैत शासन क्या होता है। अगर आप लोगों को पूछो, कोई भी पूछे, तो आप लोग बता सको द्वैत शासन के बारे में। द्वैत शासन को अगर हम लोग देखते हैं, तो द्वैत शासन बंगाल जैसे है, तो बंगाल में दो चीजें था। एक यहाँ पर था प्रशासन, कौन सा था? प्रशासन। और दूसरा एक पॉइंट होता है दीवानी।
दीवानी, टैक्सेशन लेना, कौन सा? पहले नोट्स नहीं बनाई थी, आपसे सिखाए नोट्स कैसे बनाया जाता है। अच्छा मेहर बिपिन चंद्र गुप्ता वाली, अच्छा चलिए याद रखिएगा, एक दीवानी और दूसरा कौन सा? प्रशासन। अब दीवानी की प्राप्ति किसको हो गया था? बंगाल से जो टैक्स वसूलने का अधिकार था, इस टैक्स वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हो गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया था। आप यही बोलोगे ना सर जी, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार मिल गया था कि अब वह बंगाल से टैक्स को वसूल सके, तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को हो चुका था। लेकिन अब प्रशासन जो था, प्रशासन अभी भी किसके पास था? नवाब के पास था, नवाब के पास। ये दो लोग तो शासन कर रहे थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं था, अलग अलग शासन किया जा रहा था। लेकिन अब यहां पर अंग्रेजों के द्वारा क्या खेला गया? यहां पर खेल दिया गया कि अब जो प्रशासन है ना, इसके लिए दो लोगों को किया गया, एक कौन से है? नवाब, और एक बना दिया गया उपनवाब, उपनवाब। और अब वास्तविक रूप से अगर देखा जाए ना, तो उपनवाब के अंडर में प्रशासन कर दिया गया, अर्थात एक ही चीज को अब दो लोग मिलकर हैंडल कर रहे हैं, तो इसी क्या कहा गया था? द्वैत शासन कहा गया था। आई थिंक अब आप लोग के मन से कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा द्वैत शासन का। तो द्वैत शासन कब लागू होता है? 1765 में लागू होता है। कब होता है? हाँ बिल्कुल मेरा सही है, द्वैत शासन। ये सारी चीजें किसके शासनकाल में हो रहा है? लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल में हो रहा है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब ज्यादा दिमाग का यूज करोगे तो ज्यादा खपत होगा, तो टेंशन भी ज्यादा होगा। हम लोग कहा करते हैं मोर स्टडी मोर टेंशन, नो स्टडी नो टेंशन। ठीक है, सम स्टडी सम टेंशन, मोर स्टडी मोर टेंशन, और नो स्टडी नो टेंशन। ज्यादा स्टडी करोगे आईएएस बन जाओगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट का तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। और नहीं पढ़ोगे, रिक्शा चलाओगे, कोई टेंशन नहीं है, घर का भी टेंशन नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा आपको लेना है। नहीं, हाँ जी अंजू, सिर्फ और सिर्फ बंगाल में, ये जितने भी हैं अभी बंगाल में इनको क्या है? कब्जा हुआ है। तो ये सभी के सभी बंगाल में है। और यही रीजन रहा, ये जब इंग्लैंड जाता है बेचारा, तो इंग्लैंड में जाने के बाद ये इसने क्या कर लिया? आत्महत्या कर लिया। इंग्लैंड में जाकर इसने क्या कर लिया? हाँ, आत्महत्या कर लिया। और यहीं से लॉर्ड क्लाइव की कहानी बस प्रीलिम्स लेवल के लिए इतना ही है। बाकी जब हम लोग आगे का अध्याय पढ़ते जाएंगे, इसने इसकी कार्रवाई, मतलब कि बंगाल में गवर्नर बना था और कौन से कूटनीति का प्रयोग किया था, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस पर आरोप लगाया जा रहा था, ठीक है, देखिए इस पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी के धन को जो था गबन करने का आरोप लगा हुआ था। तो उससे त्रस्त आकर इसने क्या कर लिया? आत्महत्या। दिमागी टेंशन हो ही जाता है, दिमाग का ज्यादा यूज करोगे तो। हाँ चलिए, तो ये सारी चीजें लॉर्ड क्लाइव का कंप्लीट हो गया। लॉर्ड क्लाइव के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ गद्दी पे कौन बैठता है? मतलब बंगाल में गवर्नर कौन बनता है? तो बंगाल में इसके बाद अगर देखा जाए तो गवर्नर बनता है हालवेल। कौन बनता है? हालवेल। हालवेल के बारे में तो शायद आप लोगों को पता होगा कि 1756 में सिराजुद्दौला ने जो अटैक किया था अंग्रेजों के ऊपर, ठीक है ना, इनका जो एक फोर्ट था, फोर्ट विलियम था, तो उस पर जो उसने अटैक किया था, तो अटैक करने के बाद ये हुआ कि वहां से 146 ब्रिटिश को पकड़ा गया था, ब्रिटिश को पकड़ लिया गया था। और यही हालवेल है, हालवेल ने एक कहानी बताया कि एक ही रूम में 146 लोगों को बंदी बना दिया गया। और यही रीजन है कि इस 146 में से 123 लोग क्या हो चुके थे? मृत हो चुके थे, सुबह सुबह मर चुके थे। और उनमें 23 लोग जो बचे हुए थे, इन 23 लोगों में एक हालवेल भी था। तो हालवेल ने एक ऐसी कहानी गढ़ा, एक ऐसा कहानी गढ़ा जिससे लोगों को, और जिससे मतलब कि अंग्रेजों के द्वारा जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध को एविडेंस, यानी होता है ना प्रूफ देना, तो प्रूफ इसने दिया कि प्लासी का युद्ध इस कारण से हुआ था। हमने कुछ नहीं किया, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ और हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। बस इसके द्वारा इसी बात पर क्या किया गया? फोकस किया गया। ठीक है, अब यहां समझिए, जब 60 में बीमार होने के कारण लॉर्ड क्लाइव ब्रिटेन चला जाता है अपना इलाज कराने, तो उसके स्थान पर कौन आता है? हालवेल आता है। तो ये हालवेल हम बोल सकते हैं कि बंगाल का सबसे प्रथम, सबसे फर्स्ट कौन सा है? स्थापत्य जो था स्थानापन्न, यह गवर्नर बना हुआ रहता है। और क्लाइव के जाने के बाद इसको क्या है? बनाया गया था। दूसरा पॉइंट सिर्फ इसके हालवेल के बारे में सिर्फ आप लोग को याद रखना है, और सभी बच्चों को आई थिंक याद भी होगा कि हालवेल के बारे में आपको इतना सिर्फ याद कर लेना है कि ब्लैक होल की घटना इसी के समय हुआ था। इतना जान लेना कि ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुआ था? इसी के समय में। मतलब जो था स्थानापन्न का मतलब ये हुआ कि लॉर्ड क्लाइव बीमार हुआ था ना, इसकी काल अवधि तो खत्म नहीं हुआ था ना, तो बीमार हुआ तो ये तो ब्रिटेन चला गया, ब्रिटेन चला गया। अब इसके स्थान पे कौन? इसके स्थान पर हालवेल को लगाया गया, नियुक्ति नहीं किया गया था, इसको पद दिया गया था। आगे आप सभी को समझ में, या कोई डाउट है? अभी भी डाउट है? बताओ, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। इसके बाद जो कौन गद्दी पे बैठता है? तो इसके बाद जो गद्दी पर बैठने वाला है उसका नाम क्या है? बेंसी टाक। क्या नाम है? बेंसी टाक। इसके बाद गद्दी पर बैठता है बेंसी टाक। और बेंसी टाक का शासनकाल, यानी कि गवर्नर जो बना, कब से लेकर कब तक? तो 1760 से लेकर 65 तक। देखिए, इसके समय में भी कोई भी उतना ज्यादा इंपोर्टेंस आपके लिए नहीं है, याद रखना। सिर्फ एक लाइन इसके बारे में याद रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। मेरे डेट भूल जाती है, कोई बात नहीं, डेट अगर भूल जाए तो आईएएस के विद्यार्थियों को डेट में उतना ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। एक दो बार रिपीट करते करते ना याद हो जाता है, तो एक दो बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये बेंसी टाक आते हैं। अब बेचारे ये जो बेंसी टाक जी हैं, इन्हीं के समय में 1764 का कौन सा युद्ध हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो सर जी वो युद्ध हुआ था बक्सर का। और बक्सर का युद्ध मेरे द्वारा ऑप्शनल पेपर में अच्छे तरीके से समझाया गया है ना, ठीक है। तो इन्हीं के समय में एक युद्ध आप लोग को याद रखना है, और वह युद्ध कौन सा है? बक्सर का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध है। उसके बाद और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। हम लोगों ने लॉर्ड क्लाइव के बारे में, ये सारी दीवानी की प्राप्ति, द्वैत शासन, व्यापार समिति का गठन और श्वेत विद्रोह, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया ना। इसके बाद कौन बैठता है? तो यहां देखिएगा एक और लाइन कि जो लॉर्ड क्लाइव था ना, तो क्लाइव को एक है पार्शियल एस्पियस, ये नाम याद रख लेना एक बार, पार्शियल एस्पियस, क्योंकि कभी कभी कोई कथन को उठाकर पूछ लेता है, तो उसने यह सीधा एक क्वेश्चन पूछ सकता है बाय द वे कभी भी कि पार्शियल एस्पियस ने, या ये पूछ लेगा भविष्य का अग्रदूत लॉर्ड क्लाइव को किसने कहा था?
कभी भी पूछे कि भविष्य का अग्रदूत लॉर्ड क्लाइव को किसने कहा था, तो भविष्य का अग्रदूत किसने कहा था? पार्शिवल एसपियस के द्वारा ही भविष्य का अग्रदूत कहा गया था। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे द्वारा समझा दिया गया। आज मेट्रिक चेंज कैसे सर? मेट्रिक चेंज नहीं है, आप लोगों के लिए मैंने चेंज किया है। कुछ बच्चे आ जाए, बहुत सारे कम बच्चे होते हैं ना जो हाथ से लिख कर मैं समझाता हूं, तो मुझे करना पड़ रहा है। मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, इस पे क्वेश्चन का कराऊंगा, टेंशन ना लो। मैंने बोला है ना पूरा का पूरा मेंस और प्रीलिम्स का तैयारी आप देखना कि आपका मई आते आते कितने आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया रहेगा। तो अब हम लोग किसको देखते हैं? विरेलास्ट। विरेलास्ट के बारे में एक लाइन सिर्फ आप जान लो, द्वैत शासन इसके समय में लागू रहा था बस। अब द्वैत शासन को तो मैंने समझा दिया, तो द्वैत शासन इसके समय में क्या है? लागू रहा था। फिर हम लोग आते हैं किसके बारे में? कार्टियर के बारे में। किसके बारे में आते हैं? कार्टियर के बारे में आते हैं। और कार्टियर के बारे में ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए, अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके, भारत के कौन से गवर्नर के समय पड़ा था, नाम याद रखिएगा, कार्टियर। कौन सा? कार्टियर। तो आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कौन से गवर्नर के समय पड़ा था, तो वह गवर्नर कौन सा है? कार्टियर है। और इसके समय भी, हाँ निशान बताइए कौन सा रिवर्स वे में करना है? द्वैत शासन लागू। इसके समय भी क्या रहा था? द्वैत शासन लागू रहा था। ठीक है, तो याद रखिए, इसी के समय में आधुनिक भारत का सबसे प्रथम, मैंने आप लोगों को मेंस की क्लास में समझाया ना कि ऐसे किस प्रकार से बंगाल का शोषण किया जा रहा है, कि 1757 से पहले बंगाल एक सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक रहा है, सबसे ज्यादा समृद्ध रहता है, लेकिन शोषण दर कितना तेज रहा, 1770 के बाद अचानक से उसमें क्या हो रहा है? प्रथम अकाल पड़ जा रहा है। मैं वहां बताऊंगा। अच्छा, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है हिस्ट्री या ज्योग्राफी, कोई बात नहीं है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों तो क्लासेस में आप लोग का ले रहा हूं ना। और ज्योग्राफी भी देखिए कितना इंटरेस्टेड है, मेरे द्वारा जो क्लासेस यूट्यूब पे कराया जा रहा है ज्योग्राफी का, देखो कितना मजा आ रहा है उसमें। और हिस्ट्री के बारे में तो आप लोग को पता ही। ठीक है, चलिए कार्टियर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में देखना है? वारेन हेस्टिंग्स का। कौन सा हो गया? तो वारेन हेस्टिंग्स का। अगर हम लोग यहाँ देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स का, तो इनका भी दो शासनकाल रहा। एक तो बंगाल के गवर्नर के रूप में रहा। तो अगर बाय द वे कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर कौन रहा था, तो बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर कौन सा रहा? तो वारेन हेस्टिंग्स रहे। कौन से रहे? वारेन। बेटल बेदरा जैसे छोटे बेटल प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंस नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंस है, बिल्कुल है। छोटी छोटी चीजें आप इतना समझिए टिया दास जी, जब कभी भी आपके पास समय हो, जैसे अभी हम लोग के पास समय है, तो छोटी छोटी चीजों को भी हम लोग नजर में रखते हुए चलेंगे, और जब समय ना हो तब उन छोटी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग के पास समय है, तो मैं जैसे बेटल ऑफ बेदरा जो है, बेदरा का वो इंपोर्टेंस है, और यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन वाला होगा तो उसमें उसके बारे में समझाएंगे हम। ठीक है, 4 बजे ही अब क्लास लगेगी। ये क्लास 4 PM में ही मैंने रख दिया है, आधुनिक भारत का डेली 4 PM में होगा, और एंशिएंट हिस्ट्री वाला 12 PM में होगा। तो 2 क्लासेज ये आप लोग का चलेगा, तो आप लोग दोनों क्लास लेंगे तभी तो मैं कराऊंगा ना। अब बताओ, ये क्लास स्टार्ट किए हैं, अभी तक 66 लोग आए हैं, ग्रुप में तो 1800 हैं। हाँ, तो इसने लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, इसके द्वारा यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो द्वैत शासन है, इस द्वैत शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जब बंगाल का गवर्नर बना तब इसके द्वारा यह समाप्त किया गया था। तो ये टोटल पॉइंट्स किसका हो गया? ये पूरा का पूरा पॉइंट्स हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल का। किसका देखा? गवर्नर जनरल का देखा। अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूं, यहां समझिएगा, आप सभी के सभी लोग अपने से एक बार बताइएगा, लॉर्ड क्लाइव, चलिए आप सभी का आंसर चाहिए। लॉर्ड क्लाइव ने कौन कौन सा काम किया था, एक बार जल्दी से बताओ। दिवाली की प्राप्ति हुआ था 1765 में, आप सभी का आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, जुबान से बोलते रहना, मैं सुन लूंगा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा कौन कौन से काम हुआ था? दिवाली का प्राप्ति हुआ था, दूसरा व्यापार समिति का गठन किया गया था, श्वेत विद्रोह हुआ था, और द्वैत शासन लागू हुआ था। बस यही ना, और इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लिया था। कंप्लीट ना? कौन कौन सा? सभी को याद होगा ना? द्वैत शासन, व्यापार समिति, दिवाली की प्राप्ति, और आपका ये व्यापार समिति, श्वेत विद्रोह हो गया था, और इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लिया। तो ये हम लोग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कौन सा? लॉर्ड क्लाइव। आई थिंक अब आप लोग के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं होगा। अब हम लोग सेकंड आते हैं हालवेल। हालवेल के बारे में कौन सा इंपोर्टेंस है, जल्दी से बताना, सोच के बताओ। हालवेल के बारे में कौन सा इंपोर्टेंस है? पहला इंपोर्टेंस है स्थापनापन, जो होता है स्थानापन्न गवर्नर रहा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या रहा? जो होता है स्थानापन्न गवर्नर रहा। और दूसरा इसके बारे में क्या है? इसी ने ब्लैक होल की घटना को मनगढ़ंत जो होता है कहानी गढ़ा हुआ था, यानी कि ब्लैक होल की घटना के बारे में किसने बताया था? तो हालवेल ने कहा था। ठीक है, आज पूछ लीजिए क्वेश्चन, ब्लैक होल। वेरी गुड। चलिए वेंसीटाक, अगर हम लोग वेंसीटाक का देखते हैं तो वेंसीटाक के समय में कौन सा इंपोर्टेंस रहा था? जल्दी बताना। समय देखो 65 से 67 के बीच, 60 से लेकर 65 के बीच में रहा था, लेकिन एक ही चीज इंपोर्टेंस रहा था, और वो कौन सा है? 1764 का बक्सर का युद्ध। कौन सा रहा था? 1764 का बक्सर का युद्ध रहा। और क्लाइव के बारे में तुम लोगों ने देख लिया। वेरी लास्ट के बारे में कौन सा इंपोर्टेंस है? वेरी लास्ट के बारे में कुछ इंपोर्टेंस नहीं है, सिर्फ एक लाइन जानना, द्वैत शासन इसके समय में लागू रहा था। कार्टियर के बारे में हम लोग को कौन सा पॉइंट जानना है? कार्टियर के बारे में क्या जानना है? वेरी गुड। कार्टियर, आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके शासनकाल में पड़ा हुआ था? तो कार्टियर के समय ही पड़ा था। बहुत अच्छी बात है, अब यही क्वेश्चन आ जाएगा, आधुनिक भारत का प्रथम अकाल किसके समय में? तो कार्टियर के समय में पड़ा था। और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में यहाँ पर 2 लाइन जान लेना है। कौन सा? तो इसके द्वारा 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। बस यही ना, इसके द्वारा 1772 में क्या कर दिया गया? द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, और बंगाल का सबसे अंतिम गवर्नर यही रहा। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर का ये 6 नाम और 7 क्रम हम लोग को याद हो गया। याद हो गया ना? याद रहेगा ना? कौन कौन से नाम भी याद रखना है? क्लाइव, हालवेल, वेंसीटाक, क्लाइव, फिर वेरेलास्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। ये सातों नाम क्रमबद्ध तरीके से आप लोग याद करोगे, याद हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, सिंपल भी है। अगर आप लोग सिंपल वे में पढ़ोगे तो सिंपल हो जाएगा, और थोड़ा सा भी अगर हार्ड करके पढ़ोगे तो ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। चलिए, अब हम लोग को किसके बारे में यहाँ पर जानना है? तो अब हम लोग क्या जान लेते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया? 1773 में, सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू गिव द स्पीच 15 मिनट्स, ही वाज गिविंग द स्पीच। देखिए, इंडिपेंडेंट के समय उन्होंने जो दिया हुआ था,
तो हमें पता है कि उस समय चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मेंबरों के द्वारा उनको पीएम के रूप में नियुक्ति कर लिया गया था। ठीक है सुमित पाल जी, तो अगर उनको पीएम के पद में नियुक्ति किया गया था तो ठीक है, पीएम के पद में किया गया था, लेकिन वह लोगों के द्वारा चुनाव तो नहीं हुआ था ना। चुनाव के बाद 1950 के बाद उन्होंने जो भी भाषण दिया है वो एज ए पीएम दिया है, देश का के लिए दिया, लेकिन उससे पहले ना रियासतें मिली हुई थी, ना एकजुटता था। वो पार्टी के प्रमुख मतलब प्रमुख पार्टी था और एक लीडर थे, तो उसके तौर पर उन्होंने जो था भाषण दिया था। अच्छा पीपीटी से भी पीछे रह जाते, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। आगे तो यही है, क्या लगे देखिए नाम में देखिएगा, नाम थोड़ा बहुत चेंज हो गया। देखो ये है वारेन हेस्टिंगस, इसका नाम है वारेन हेस्टिंगस और उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंगस, दोनों में चेंज है नाम। ये है वारेन हेस्टिंगस और वो है लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, जैसे प्रदीप कुमार सिंह और प्रदीप कुमार पासवान, दोनों अलग अलग है ना, ठीक ही थोड़े, तो ऐसे हैं दोनों नाम। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सबसे प्रथम बार गवर्नर जनरल की क्या की गई, नियुक्ति की गई। अभी तक जो चल रहा था वह सिर्फ क्या चल रहा था, गवर्नर चल रहे थे, लेकिन अब यहां पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया और सबसे प्रथम जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति किया गया उसका नाम क्या था, वारेन हेस्टिंगस था। क्या था, वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रकार सबसे प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति कर दिया गया। ये टोटल लाइन था। अब यहाँ आप लोग समझिएगा, मैं पूरे के पूरे क्रम इसलिए लिख दिया हूं, सभी के सभी क्रम इसलिए लिखा हूं कि आपके सामने क्रम रहेगा ना, तो एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार जब आप देखोगे तो आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोग से कहता हूं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना। फिर उसके बाद समय देखिएगा 74 से लेकर 85 तक, और फिर उसके बाद कर्नवालिस, सर जॉनसोर, वेलेजली, लाज जो होता है, जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम हेस्टिंग्स। यहाँ देखिए ये आ गया ना लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो दोनों क्या हुए, अलग अलग हुए, और लॉर्ड एडम्स और यहाँ पर एमर्स। तो ये सभी आपके यहाँ पर 28 तक बने हुए हैं। अब हम लोग को 33 में पता है ना, 33 में क्या है, भारत के गवर्नर जनरल हो गए हैं, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला। तो वहां से हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो किसका हो जाएगा, तो वहां से पढ़ने के बाद वो हम लोग देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। हाँ ये पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं ग्रुप पे दे दूंगा, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, नहीं तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना है, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये इनके बारे में अगर हम लोग देखते हैं, ये सबसे प्रथम क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है, गवर्नर जनरल रहे, ठीक है ना। तो सबसे प्रथम यह गवर्नर जनरल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि इन्हीं के द्वारा राजस्व बोर्ड का गठन किया गया, सबसे प्रथम बार इन्हीं के द्वारा कब किया जा रहा है, तो 1772 में राजस्व बोर्ड का, यहां देखिएगा, रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया। रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया। तो रेवेन्यू पहले जो जमा होता था वो पहले कहां होता था, तो मुर्शिदाबाद में। कहां होता था, मुर्शिदाबाद में। और अब इनके द्वारा जो राजस्व बोर्ड का गठन किया गया था, तो इसमें मुर्शिदाबाद से हटाकर यह कहां पर लेकर आ गए, कलकत्ता लेकर आ गए। तो पहले कहां पर, यानी कि यह कोष जो था, जो कोष में जमा होता था, ये कोष पहले कहां था, तो पहले था मुर्शिदाबाद। पहले कहां होता है, तो मुर्शिदाबाद में होता है, लेकिन बाद में मुर्शिदाबाद से बदलकर इसको कहां कर दिया गया, तो कोलकाता कर दिया गया। कहां कर दिया गया, कोलकाता कर दिया गया। हाँ बिल्कुल सही, याद रहेगा इतनी पॉइंट्स कि इन्हीं के द्वारा सबसे प्रथम बार राजस्व बोर्ड का गठन किया जाता है। और कब किया गया, 1772 में किया गया। और पहले जो कोष मुर्शिदाबाद हुआ करता था, उस कोष को यह कलकत्ता में क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। इनके द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त की शुरुआत किया गया। अब आप लोग बताइएगा, भूमि सुधार की शुरुआत किया गया। और मेंस वाले बच्चे जरूर बताएंगे कि इनके द्वारा, हाँ रेवेन्यू बोर्ड अभी भी तो है ना, रेवेन्यू यानी कि जो दीवानी की प्राप्ति हो रही है, जो टैक्स वसूला जा रहा है, इसको वसूल के कहीं ना कहीं जमा तो किया जाता है ना, तो कोई बोर्ड तो होना चाहिए ना, मेंबर होने चाहिए ना बंटवारा करने के लिए, तो वही वो बोर्ड है। हाँ तो जितने भी बच्चे मेंस की क्लासेस कर रहे हैं वो तो बता सकते हैं ना यहाँ पर कि जो भू राजस्व बंदोबस्त का सुधार किया, यहाँ पर इनके द्वारा जो व्यवस्था किया गया था, यह क्या था, इजारेदारी। मैंने काफी अच्छे तरीके से इनके बारे में समझा दिया है, इजारेदारी व्यवस्था। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत किए हैं, यह कब शुरुआत किए, 1772 में। और जब 1772 में इसके द्वारा शुरुआत किया गया तो 5 वर्षीय रहा। यही रीजन है कि 1772 से 1775 तक जो चला वह कितने ईयर का रहा, 5 ईयर का रहा। और बाद में इसी भू राजस्व प्रणाली को क्या कर दिया गया, 1 वर्षीय कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, तो 1 वर्षीय कर दिया गया। ये मेरे द्वारा समझाया गया ना, नहीं समझाया गया तो एक बार फिर समझ लो, यहां समझो मैंने क्या बताया। जो भू राजस्व व्यवस्था है, बंदोबस्त है, तो इसी भू राजस्व बंदोबस्त, इजारेदारी वाला पार्ट हो गया। तो यही जो है, ये प्रथम इजारेदारी क्या था। कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं कि इजारेदारी क्या था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यह जो भूमि का टुकड़ा है, इस भूमि के टुकड़े को किसी ठेकेदार को दे देना, किसान को नहीं, किसी ठेकेदार को दे देना। और अब जो ये किसान है, यह किसान अपना टैक्स इस ठेकेदार को देगा और यह ठेकेदार वसूल कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का कार्य करेगा। तो इसे ही क्या कहा गया था, इजारेदारी व्यवस्था कहा गया था। और शुरुआती दौर में इसकी शुरुआत किया गया था, 5 वर्षीय किया गया, और बाद में इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, 1 वर्षीय कर दिया गया। बाद में जो परिवर्तन किया गया, इसको क्या किया गया, 1 वर्षीय किया गया। बस भू राजस्व बंदोबस्त में आप सभी लोगों को, और गवर्नर जनरल में फर्स्ट भी यही था। हाँ जी बिल्कुल, जो नहीं था एग्जाम के बाद में प्लेलिस्ट सर्च करके हम बिल्कुल निशान तो करते हैं। जैसे अभी इकोनॉमिक्स के क्लास वाले वो लोग जो उस समय नहीं किए, तो अभी कॉल करके पूछते हैं सर जी वो 2021 के लिए कर ले, तो इकोनॉमिक्स की क्लास में तो भाई क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसीलिए। चलिए अब यहां पर एक और है, न्याय व्यवस्था की शुरुआत। इसके द्वारा क्या किया गया, न्याय व्यवस्था की भी शुरुआत किया गया। आप सभी बच्चों को इसके बारे में पता है। देखिए ऐसे ही आप लोग लिख के ना, जो पॉइंट्स यहां लिख रहा हूं उसको नोट्स में बनाते हुए चलिएगा।
न्याय व्यवस्था की शुरुआत। न्याय व्यवस्था की शुरुआत में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो आप सभी को पता है कि कलकत्ता में 1774 में, कब, तो 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की क्या किया गया, स्थापना कर दिया गया। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया। और ये जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश तो सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सभी, वेरी गुड, देखिए तो आ गया आंसर, एलिजा एम्पे, वेरी गुड। तो कौन से थे? एलिजा एम्पे मुख्य थे। और अगर हम लोग देखते हैं अन्य, अगर आपको देखते हैं अन्य, तो अन्य में कौन कौन से थे? तो अन्य में 3 लोगों का नाम आता है। क्या क्या नाम होता है इनका? चैम्बर्स, लिमेस्टर, वेरी गुड, अबे लिमेस्टर, और कौन से हैं? हाइड। ये 3 अन्य हैं जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हैं। तो 3 ये कौन से थे? अन्य थे। तो ये यहां पर इनके द्वारा न्याय व्यवस्था की भी क्या किया गया, शुरुआत किया गया। तो न्याय व्यवस्था तक सभी लोगों को समझ में आ गया। 1773 में एक संधि किया जाता है। वह संधि कौन सा है? बनारस की संधि। 1773 में बनारस की संधि किया गया था। और यह संधि, बनारस की जो संधि था, यह किसके साथ किया गया था? यह था, सभी लोगों को मैंने मेंस वाली क्लास में बताई है, अवध के साथ। किसके साथ किया गया था? तो अवध के साथ यह संधि किया गया था। और अवध से क्या कहा गया था? इस संधि में क्या नियम बनाया गया था? तो अवध से 2 क्षेत्र, जैसे पहला क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा, तो इलाहाबाद और कड़ा, इन दोनों क्षेत्रों को लेकर किसको दे दिया गया? सुजाउद्दौला को दे दिया गया। इन दोनों क्षेत्रों को अंग्रेजों ने ले लिया। ठीक, सॉरी, इन दोनों क्षेत्रों को अवध को दिया गया। और कितना लाख रुपया लिया गया? 50 लाख रुपया। यहां समझना, एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, जो 1765 की संधि हुई थी ना, 1765 की, और वह संधि कौन सा हुआ था? इलाहाबाद की संधि। यही हुआ था ना, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ था कि जो अवध था, ठीक है, जो ये अवध था, तो अवध से 2 क्षेत्र ले लिया गया, इलाहाबाद और कड़ा। और इन्हीं दोनों क्षेत्रों को लेकर किसको दे दिया गया था? शाह आलम द्वितीय को। और इनसे अंग्रेजों ने पैसा ले लिया था। अब क्या हुआ, 1772 तक तो ये इलाहाबाद में कैद में रहे थे। लेकिन 1772 में मराठों ने शाह आलम द्वितीय को आकर छुड़ा लिया। और जब छुड़ा लिया तो इन्हीं से इलाहाबाद, ये इनको मिला हुआ था, तो इनसे ये दोनों क्षेत्र लेकर फिर से क्या कर दिया गया? तो बनारस की संधि करके अवध को दे दिया गया। बस मैंने आपको यह पेन दिया 10 रुपया में, और आपने जब इससे लिखना शुरू किया, मैंने बोला इधर लाओ पेन। आपको मैंने कुछ मतलब मनी नहीं दिया, मैंने आपसे पेन को छीनकर किसी तीसरे को दे दिया, ये लो भाई 50 रुपए में। तो मैं क्षेत्र वही ले रहा हूं, हेरफेर कर रहा हूं दिमाग से, या अंग्रेजों का खेल था। तो यही संधि कौन सा हो गया? यह बनारस की संधि हुआ। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बनारस की संधि क्या था। क्या आप लोगों को समझ में आ चुका है या नहीं आया है? हाँ, माधवराव प्रथम, वेरी गुड आनंद, 1772 में छुड़वाया गया था। हाँ, अब यहां देखिएगा, 50 लाख रुपया लेकर दिया गया था, फ्री में नहीं दिया गया था। अब दूसरा एक संधि होता है फैजाबाद की संधि। अगर आप लोग पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं ना, या पीसीएस लेवल का अगर आप लोग एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये चीज आप लोग याद रखना कि ये क्रमबद्ध तरीका याद रखे रहना कि कब कौन हुआ था, क्योंकि उसमें सीरीज में सजाने के लिए दे देता है। तो अगर सीरीज में सजाने के लिए देता है, तो आप लोग को अगर ये क्रमबद्ध तरीका याद होगा, तभी आप लोग उसको सीरीज में सजा सकते हो। ये आप लोग तरीका जरूर याद रखना। अच्छा, वेरी गुड आनंद, 27 को है तो फैजाबाद की संधि। अगर हम लोग यहां पर फैजाबाद की संधि देखते हैं, तो फैजाबाद की संधि में क्या कहा गया था? फैजाबाद की संधि में जो अवध है, तो अवध की बेगमों की, जो बेगम थी, तो जो बेगम थी उनकी संपत्ति की सुरक्षा। मतलब जो चोर है वही कह रहा है कि चोरी ना करने का मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि मतलब आपके घर में चोरी नहीं होने दूंगा और मैं सुरक्षा करूंगा। तो जो चोरी करने वाला है वही कह रहा है कि मैं आपके घर की सुरक्षा करूंगा। तो चोरी होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, कम थोड़ी होगा। तो जिसने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा दिया था, आगे चलकर उसे ही लगा इन लोगों के पास ज्यादा मनी है, तो उसने क्या कर दिया? छीन लिया। ठीक है, तो छीन लिया। तो इन्हीं सब बातों को लेकर नंद कुमार ने इन पर क्या किया था? अभियोग चलाया था। नंद कुमार के द्वारा अभियोग कब चलाया गया था? 1775 में। समझिएगा इस लाइन को, ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम देखा जाता है, जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, नंद कुमार अभियोग। कौन सा है? नंद कुमार का अभियोग। और ये अभियोग कब चलाया गया था? 1775 में। ये नहीं कि इसके जाने के बाद चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1775 में ही यह अभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां नंद कुमार का देखें, तो पहला पॉइंट्स या मैं बताना चाहूंगा कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था राजा नंद कुमार। क्या नाम था? राजा नंद कुमार था। और राजा नंद कुमार ने क्या किया था? ये क्या थे? तो यह मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान थे। हाँ, वही मैं बता रहा हूं। एक बार पूरी क्लास एक बार कंप्लीट होने दीजिए, आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेगा। यह मुर्शिदाबाद के भूतपूर्व दीवान होते हैं। और इनका आरोप क्या था?
इनका आरोप क्या था? इन्होंने इन्होंने आरोप लगाया हुआ था वारेन हेस्टिंग्स पे। इनका आरोप ये था कि मीर जाफर की जो विधवा थी, जिसका नाम क्या था? मुन्नी बेगम। क्या नाम था? मुन्नी बेगम। तो मुन्नी बेगम से अर्थव्यस्त नवाब, क्या नाम है? मुबारिक दौला के संरक्षक बनने के लिए 3.5 लाख रुपए घूस लिए थे। ये तो बहुत कम राशि का यहां पर घूस का आरोप लगा हुआ था। अब इस आरोप में अगर हम लोग देखते हैं ना, ठीक है ना, तो वहां पर जो निर्णय सुनाने वाले हैं, उस निर्णय सुनाने वालों में मेन कौन है? अंग्रेजी तो है ना, और अंग्रेजों पर ही लग रहा है। और अगर इसे पहली बार कोई भारतीय कर रहा है तो लोगों के मन में क्या हो जाएगा कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ भी ऐसे कर सकते हैं, तो लोग ज्यादा जो होता है अंग्रेजों के खिलाफ करने लगेंगे केस। तो इन सब चीजों से बचने के लिए यहाँ का जो एक थे इम्पे हेस्टिंगस, तो हेस्टिंगस और इम्पे क्या हो गए? मिल गए। बस ये दोनों मिल गए और उल्टा नंद कुमार पर ही आरोप लगाकर उनको कुमार को फांसी पर लटका दिया। तो उल्टा जो है नंद कुमार ही क्या हो गए? फांसी पर चढ़ गए। यही होता है ना, जब लोकतंत्र का शासन ना हो तो हेस्टिंगस और इम्पे ने मिलकर नंद कुमार को ही क्या कर दिया? लटका दिया फांसी पर। इसी हत्या को समझिएगा, इसी हत्या को न्यायिक हत्या की संज्ञा दिया गया। तो कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि किसको न्यायिक हत्या का संज्ञा दिया गया है, तो वो कौन सा है? तो नंद कुमार की हत्या का। तो क्या आप सभी लोगों को यह नंद कुमार का अभियोग है यह समझ में आ गया? किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? चलिए अब हम लोगों के पास सर एक बार फिर से, अच्छा सर जब आप पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो मूवी चल रही है, बस सर आप किसी को बना रहे हैं, किसी को हीरो बनाकर, ताकि सपने में भी यही आए। अच्छा जी, अब जो इसमें अच्छा किरदार निभाएगा वो हीरो है, तो वही सोचिए आप लोग। देखिए जब फ्रेमिंग होता है ना, जब माइंड पे, तो याद हो जाता है चीजें। हाँ ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला था ना, जो मीर जाफर है, तो मीर जाफर की जो विधवा है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी करें, जब ये बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में तो मीर जाफर खत्म हो गया। उसके बाद वहां पे मुबारिक दौला को गद्दी पे बैठा दिया गया, फिर नजमुद्दौला आता है, नजमुद्दौला फिर मुबारिक दौला, सबसे अंतिम तो मुबारिक दौला ही होता है ना। तो उसकी संरक्षिका बनना चाह रही थी उसकी विधवा मां, जो कि अल्पवयस्क था, वो मुन्नी बेगम बनना चाह रही थी। तो उसने यही कहा, आरोप लगाया नंद कुमार की, देखिए संरक्षिका बनाने के लिए भी इसने घूस लिया है, तो घूस लेने का आरोप लगाया था उसने। बस इतना ही, ठीक है। एक लाइन और हम लोग यहां समझ लेते हैं, महाभियोग। यही है जिस पर महाभियोग, ठीक है। इस पे अगर हम लोग समझते हैं तो एकमात्र जिस पर महाभियोग चला हुआ था, एकमात्र ऐसा है जिस पर क्या चला? महाभियोग चला। और ये महाभियोग का आरोप जो लगाने वाला था वह किसने लगाया था? बर्फ ने लगाया था। लेकिन सभी दोषों से क्या हो गया? मुक्ति पा गया। सभी दोषों से इसे क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। महाभियोग यहां समझिए, इसने जो कानून व्यवस्था है उस कानून के खिलाफ जाकर कार्य किया है, ठीक है। कानून का पालन इसने नहीं किया है, यह आरोप लगाया गया था वफ के द्वारा यह आरोप लगाया गया था। अब यहां देखिए वफ ने इसे कुछ और भी बातें कही है। क्या क्या कहा है? ये आपके पेपर में आने योग्य है। क्या बोला है? इसे चूहा और नेवला कहा है। तो ये अगर कभी भी पूछा जाए कि वारेन हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला किसने कहा है, तो वफ ने कहा है। दूसरा यहां पर है कि एक झूठा वैलो का ठेकेदार, एक झूठा वैलो का ठेकेदार कहा है। और तीसरा एक पॉइंट और कहा है, अन्याय का मुखिया। तो इसको अन्याय का मुखिया भी कहा है। ये सारी चीजें वफ ने किसको बोला है? तो ये बोला हुआ है आपके वारेन हेस्टिंग्स को। और इसी के साथ वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है, महाभियोग चला हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। तो मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहूंगा आज के लिए, बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में इसके आगे वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब कभी भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये कोड का जरूर आप लोग यूज कीजिएगा, PK10 कोड का यूज करने के बाद आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। देखिए मैं अपने मन से नहीं जा रहा हूँ, 1 घंटे क्लास कराने के बीच में मात्र 82 लोग आए हैं, इसलिए थोड़ा कम बच्चे रहे, इसलिए 1 घंटे में छोड़ दे रहा हूँ। कल देखेंगे आप लोग ज्यादा आओगे, ज्यादा जल्दी कंप्लीट होगा, कम आओगे धीरे धीरे चलेगा। एनसीएट पे कमाते हो ना, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। जिसमें आप लोग ज्यादा आओगे वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे उसी को तो मैं जल्दी कंप्लीट कराऊंगा ना। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। 25 लोग लाइव देख रहे हैं और 83 लोग आकर जा चुके हैं। हाँ ब्रिटिश था। शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा या डेडिकेशन दीजिएगा रोजी। और जितने लोगों ने बच्चों ने डेडिकेशन दिया है, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। तो लाइक जरूर करना और PK10 कोड का यूज करना। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए क्लास का। और कल हम लोग अपनी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।